जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का। और आपको याद भी होगा बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि ये मैंने जो बता दिया है बेसिक इसका, तो इंट्रोडक्शन तो 13.4 का बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसमें दो एग्जाम्पल्स रह गए थे आपके, एग्जाम्पल नंबर 28 एंड एग्जाम्पल नंबर 29। और इस सिचुएशन पे मैंने आपको बोला भी था कि आप ट्राई करके देख सकते हैं अपने दोनों क्वेश्चंस को। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर किया होगा, बट फिर भी मैं इनको एक बार आपको करवा देता हूं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आई होगी तो आप प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपको याद होगा बेटा, माध्य के लिए हम एक सिंबल बनाते थे म्यू, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। कल हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू, हमने उसका जो फाइनली फिलहाल सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ था सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और थोड़ा सा टफ भी लगेगा, इसलिए मैं इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिखाया था, ना सिर्फ बताया, उसको सॉल्व करके भी हम सबने देखा हुआ था। तो क्या फॉर्मूला था याद करें बेटा आप इसे, वेरिएंस का ही फॉर्मूला था वो भी, सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, मानक विचलन की अगर हम बात करें, तो हमें इसी वेरिएंस की जो वैल्यू आएगी, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसका हमको स्क्वायर रूट करना होगा, उसका हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला पर बेस्ड ही हम अपने एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल नंबर 28 और एग्जांपल नंबर 29। सो वेरी फर्स्ट वी विल सी द एग्जांपल नंबर 28। आप भी देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिए। ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं, तो अगर आपने नहीं नोट किए हैं तो आप फॉर्मूले नोट कर लें, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन है एक अनभिन्नत पासे। अनभिन्नत पासा मतलब जो पासा है वो करेक्ट पासा है, बिल्कुल सही पासा है। इट मीन्स उस पर जितनी भी सरफेसेस हैं जिन पर 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा हुआ है, उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है बिल्कुल। अगर पासे पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो पासे पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, पासे पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 5 6 इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है अनभिन्नत पासे पर। इन पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करिए। आपको एक अनभिन्नत पासा है, उसको फेंकना है, प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा आप बता सकते हैं। आप एक पासा फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 और 6। रैंडम वेरिएबल के बारे में हमें क्या जानकारी दी गई है आप बुक में पढ़ के समझ सकते हैं। रैंडम वेरिएबल उन्होंने बोला है फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करिए, मतलब पासे को फेंकने पर जो संख्याएं मिलेंगी हमको उनका प्रसरण ज्ञात करना है। तो पासे पर प्राप्त संख्याएं हमारा रैंडम वेरिएबल होंगी। एक पासे की फेंक पर, एक पासे को फेंकने पर
एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं, यही हमारा रैंडम वेरिएबल होगी। तो बेटा आप समझ सकते हैं, जब भी कभी आप एक पासे को फेंकते हैं तो आपको प्राप्त संख्याओं को x में लिखना है। तो जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो आपको कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं या हो सकती हैं। तो हमको जब पासे को फेंकते हैं तो हमको 6 संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? x के संभावित मान होंगे 1। क्यों? हमें 1 भी प्राप्त हो सकता है, हमें 2 भी प्राप्त हो सकता है, 3 भी प्राप्त हो सकता है, 4 भी प्राप्त हो सकता है, 5 भी प्राप्त हो सकता है और 6 भी प्राप्त हो सकता है। तो x के संभावित मान क्या निकले? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल? सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर 1 2 3 4 5 एंड 6। और इनके लिए ही मुझे प्रसरण ज्ञात करना है, मुझे वेरिएंस फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले आप तो जानते हैं मुझे प्रायिकता बंटन बनाना पड़ेगा, और प्रायिकता बंटन के लिए मुझे इन सब यादृच्छिक चरों की प्रायिकता चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होगी। यहां अभी मैंने बताया क्योंकि ये पासा अनभिन्नत पासा है, तो इनमें 1 2 3 4 5 या 6 किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। और बेटा आप सभी लोग जानते हो पासे पर 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, क्योंकि सब सेम है इसलिए मैं एक ही लाइन में लिखे दे रहा हूं। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, दे ऑल आर सेम। और किसी भी एक संख्या के आने की प्रायिकता 1/6 होती है, 1/6 होती है प्रायिकता। पासे पर टोटल 6 सरफेस है, उसमें से अगर किसी एक को लेते हैं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब हम इस यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन बनाते हैं। अब यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। देखिए प्रायिकता बंटन में कैसे बनाएंगे। प्रायिकता बंटन आपको याद होगा, ये एक टेबल होती है जिसमें हम यादृच्छिक चर और उनके संगत प्रायिकताओं को लिखते हैं। x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहां पर हम यादृच्छिक चरों को लिखेंगे और यहां पर हम उनके संगत प्रायिकताओं को लिखेंगे। तो बेटा आप देख रहे हैं हमारे पास कितने यादृच्छिक चर हैं। सो देयर आर 6 रैंडम वेरिएबल्स इन अवर एक्सपेरिमेंट। So we have to make 6 boxes here, 1 2 3 4 5 and 6 random variables, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, प्रोबेबिलिटीज उनसे रिलेटेड क्या होंगी? 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की 1/6, 3 के लिए 1/6, 4 के लिए 1/6, 5 के लिए भी 1/6 और 6 के लिए भी 1/6। ओके, so far we have made probability distribution of random variable। ओके, अब हमको वेरिएंस फाइंड करना है। तो बेटा वेरिएंस के लिए अभी आपने फॉर्मूला देखा है, उसमें मुझे e ऑफ x भी चाहिए, e ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। मैं दोनों फाइंड करता हूं और इसके बाद वैल्यू को अप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। सो वेरी फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ e ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और दिस इज नोन एज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi मल्टीप्लाइड बाई p प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। तो कैसे फाइंड करते हैं? रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज को उनके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं और फिर सबको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 1/6,
1 into 1 by 6, 2 into 1 by 6, 3 into 1 by 6, 4 into 1 by 6 plus 5 into 1 by 6 plus 6 into 1 upon 6। बेटा आप देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करे ले रहे हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21/6। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 3 से दोनों कटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकल करके आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू है 7/2। नाउ आई विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर विच इज इक्वल टू द समेशन ऑफ xi square multiplied by probability of xi where I starts from 1 and up to n। ओके, इनके x के जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनके स्क्वेयर्स को उनके संगत प्रायिकताओं से गुणा करवाएंगे इस बार। तो 1 का स्क्वेयर 1 इंटू 1/6, 1 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वेयर इंटू 1/6, 5 स्क्वेयर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वेयर इंटू 1/6। सॉल्व करिए तो 1/6, 2 2s are 4/6, 9/6, 16/6, 25/6 प्लस 36/6। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सबका हर बराबर है, अंश को डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और 36 91/6। तो ये आ गया e ऑफ x स्क्वेयर। e ऑफ x स्क्वेयर भी आ गया, e ऑफ x भी आ गया। ये किसी भी नंबर से क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएंस हमें तो फाइंड करना है, इसलिए या आप इसे नोट कर चुके हो तो मैं यहां कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं पर वेरिएंस को आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए, अतः सिग्मा एक्स स्क्वेयर और वी कैन से वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वेयर माइनस e ऑफ x होल स्क्वेयर। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e ऑफ x स्क्वेयर? दैट इज 91/6 माइनस e अपॉन x। e ऑफ x is 7/2, 7/2 और वी कैन राइट 21/6। आप 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 e ऑफ x एंड आई हैव टू स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर, सो स्क्वेयर 91/6 माइनस 7 का स्क्वेयर 49, 2 का स्क्वेयर 4, 6 और 4 का एलसीएम क्या करेंगे आप? 6 और 4 का एलसीएम 12। 6 से हमने डिवाइड किया, 6 का 2 बार में भाग गया, 2 का गुणा 91 से, 2 1 कम 2 और 9 दूना 18 माइनस 4 से इसको भाग दिया, 3 बार में जाएगा और उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को इससे करेंगे, 3 9s are 27, कैरी 2, 3 4s are 12 एंड 2 14। 182 में 147 माइनस करना है, 12 में से 7 चले गए 5, 17 में से 14 चले गए 3/12। तो वेरिएंस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 35/12। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आपने देखा किस तरह से मैंने एग्जाम्पल नंबर 28 को कैलकुलेट किया। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से e ऑफ x निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और उसके बाद वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने इस पे वैल्यू पुटअप कर दिया। तो आप इससे नोट कर लें, अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप भूले नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं और चलता हूं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओके, आप भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 पे क्यों क्या लिखा हुआ है। जो भी लिखा है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो वो आपको ज्यादा समझ में आता है जब मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 है ये। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकेंगे। एग्जाम्पल 29 लिखा हुआ है, ताश के, मैं पढ़ रहा हूं, आप बच्चे ध्यान से सुने सभी लोग। ताश के 52 पत्तों को एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है और वो बहुत अच्छी तरीके से फेंटी गई है। दिस इज अ वेल शफल्ड डेक। 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के निकाले जाते हैं। मतलब उसमें से हम 2 पत्ते निकालते हैं लेकिन उनमें से किसी भी पत्ते को हम वापस नहीं रखते, बिना प्रतिस्थापना के, बिना प्रतिस्थापित किए, बिना उनको पुनः वापस रखे हम 2 पत्ते निकालते हैं बिना उनको रखे हुए। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बादशाहों की संख्या का, बेटा आप सभी को याद होगा कि अगर 52 कार्ड्स हैं तो इन 52 कार्ड्स में कितने बादशाह होते हैं? तो आंसर है 4 बादशाह होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, बादशाह। मैं बादशाह ही लिख देता हूं। 4 बादशाह होते हैं और बाकी जो 48 कार्ड्स होते हैं वो अदर्स होते हैं, दूसरे पत्ते होते हैं। आपको बादशाहों की संख्या का बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? बड़ा आसान है। सबसे पहले यादृच्छिक चर को हमें पहचानना है कि क्या होगा। सबसे पहले मैं यहां पर यादृच्छिक चर का जिक्र कर देता हूं। यादृच्छिक चर x, उन्होंने बोला बादशाहों की संख्या, 2 पत्तों की एक साथ निकालने पर बादशाहों की संख्या, 2 पत्तों को एक साथ निकालने पर, 2 पत्तों को एक साथ निकालने पर बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या, ये हमारा यादृच्छिक चर है। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? थोड़ा सा सोचिए कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। 2 पत्ते निकाले गए हैं, गौर से सभी बच्चे सीखें। 52 पत्तों की गड्डी में से बेटा हमने 2 पत्ते निकाले हैं एक साथ में। अब चाहे आप एक साथ कह दो या आप कह दो कि 2 पत्ते बारी बारी से निकाले हैं लेकिन प्रतिस्थापित नहीं किया उन्हें हमने, एक ही बात है। तो जो 2 पत्ते हमने निकाले हैं उनमें बादशाहों की संख्या, कितने पत्ते निकाले? 2। अब उनमें बादशाहों की संख्या का आपको प्रसरण भी पता लगाना है और माध्य भी पता लगाना है। प्रसरण भी चाहिए, मानक विचलन भी चाहिए। ओके, तो अब आप सोचिए 2 पत्ते निकले हैं, बादशाहों की संख्या का यादृच्छिक चर के संभावित मान क्या होंगे? तो बेटा हमने जब 2 पत्ते निकाले तो हो सकता है कि उन 2 पत्तों में से एक भी बादशाह ना निकले, किस्मत बहुत खराब हो और एक भी पत्ता बादशाह का ना आए, पॉसिबल है। हो सकता है थोड़ी सी किस्मत अच्छी हो तो 2 में से एक पत्ता बादशाह का निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों पत्ते बादशाह के ही आ जाएं, अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो संभावित मान क्या हुए? या तो एक भी पत्ता बादशाह का नहीं आएगा, एक आ सकता है पत्ता बादशाह का, या 2 के दोनों पत्ते बादशाह के आ सकते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि 3 पत्ते बादशाह के आ जाएंगे क्योंकि हमने निकाले ही 2 है बेटा, तो बादशाह के 3 पत्ते कहां से हमारे पास आ जाएंगे? ओके, तो या तो एक भी पत्ता बादशाह का नहीं आएगा, या तो एक पत्ता बादशाह का आएगा, या तो दोनों पत्ते बादशाह के आएंगे फिर। ठीक है, अब
बादशाह का एक पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बादशाह का, या आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब मैं इनके संगत प्रायिकताओं को कैलकुलेट कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर एक भी पत्ता बादशाह का नहीं है तो प्रायिकता क्या होगी? आप ध्यान से देखें, अगर बादशाह का एक भी पत्ता नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने टोटल कितने कार्ड्स निकाले हैं? 2। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने में कुल कितनी परिस्थितियां आएंगी? कुल आएंगे 52C2। ओके, लेकिन क्योंकि एक भी पत्ता बादशाह का नहीं है, इसका मतलब बेटा आपने इन 4 पत्तों में से नहीं निकाला है, क्योंकि अगर इन 4 पत्तों में से आपने निकाला होता तो आपको तो बादशाह का पत्ता मिल गया होता। उन्होंने कहा एक भी पत्ता बादशाह का नहीं है। एक भी पत्ता बादशाह का नहीं है, इसका मतलब आपने इन 4 में से नहीं निकाला, बल्कि इन 48 में से आपने निकाला है। कितने? 2 कार्ड्स निकाले हैं आपने तो 48C2। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। 48 इंटू 47 अपॉन 2 इंटू 1 करेंगे, वो इसके 2 इंटू 1 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 52 इंटू 51। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से इसको काटेंगे 16 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा। अब आगे इसके कैलकुलेशन के लिए आप और भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। 48C2 अपॉन 52C2, तो ये और किसी से कटेंगे क्या? अड़तालीस गुणे 47 अपॉन 2 इंटू 1, 52 गुणे 51 इंटू 2 इंटू 1। इसको 52 को 4 से काट सकते हैं, 13 से भी काट सकते हैं, लेकिन 47 को काटने के लिए कौन सा नंबर आपको मिलेगा? इसको मैं बेसिक मेथड से कैलकुलेट कर लेता हूं। 48C2 अपॉन 52C2। ओके, तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया NCR का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, तो 48 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स 48 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल 46। 52C2 फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 2, 52 माइनस 2 करेंगे फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 46 इंटू नंबर ये पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 52। अब आप इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल 48, तो मैं इसको लिख सकता हूं 48 इंटू 47 इंटू फैक्टोरियल 46 अपॉन फैक्टोरियल 46 इंटू फैक्टोरियल 50 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51। देखिए वही चीज बिल्कुल आ रही है, तो चाहे वैसे कैलकुलेट करें आप, चाहे ऐसे कैलकुलेट करें, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक ही है। तो हमने इसको कैंसिल किया 3 से, तो 16 तियां 39 और 17 तियां 51। अब 47 और 52 को किससे कैंसिल करना है? नहीं कैंसिल हो रहा है, मत करिए, आप इसको कर लीजिए। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 13 चौके 52। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 चौके 16 और 2 18 बटे 13 का गुना 17 से करेंगे, 17 तियां 51, हासिल लगे 5,
17 एकम 17 5 22। तो मेरा बेटा ये बताने का मकसद था आपका, मैं इसलिए यहां पर थोड़ा सा रुका कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो कहीं रुक गया है, टेम्परेचर बढ़ेगा। हटा दे चार्जिंग पे, पीछे से स्टार्ट कर, चालू हो जाए। चालू है कितने पीछे से? तो 1 सेकंड पीछे से। मेरा बेटा बताने का मतलब ये। अच्छा, जब उधर वाला बता रहे ना, बता चुके हो, मार चुके हो, सब कुछ हो गया, तो कल एग्जाम देखेंगे ना पेपर। अच्छा, तो आपने इसको जब कैंसिल किया तो मल्टीप्लाई करने से 188 अपॉन 221 ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब एक भी बादशाह आपको नहीं मिलेगा। अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा मैंने इसलिए बताया ये भी मेथड है और वो भी मेथड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमारा थोड़ा शॉर्टकट में भी हो जाता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 मींस जब दो में से हमको एक बादशाह मिलेगा उस सिचुएशन पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से देखें, अगर आपको एक बादशाह मिला है, पत्ते तो आपने 2 निकाले हैं लेकिन आपको बादशाह कितने मिले? एक। पत्ते 2 निकाले पर बादशाह 1 मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक पत्ता इन 4 में से 1 निकाला आपने और एक पत्ता 48 में से 1 निकाला, तभी आपको एक बादशाह मिला है और एक अदर कार्ड मिल गया है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का क्या मेथड होगा? टोटल में से तो 52 में से ही 2 निकले हैं, कुल तो 52 में से ही 2 निकले हैं ना, लेकिन क्योंकि एक बादशाह मिला तो एक इसमें से आया होगा। अगर इन 4 में से एक पत्ता आया तो 4C1 और के लिए मल्टीप्लीकेशन, और इन 48 में से एक आया होगा तो 48C1 कर लिया हमने। इसको अब सॉल्व करिए आप। 4C1 की वैल्यू 4, 48C1 की वैल्यू 48 अपॉन 52C2 की वैल्यू 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये नंबर पलट के बेटा ऊपर आ जाएगा तो 2 1 2 और 2 पलट के जब ऊपर आएगा तो इसको 8 कर लेगा इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 51। फिर से आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इसे। तो आप कैलकुलेट करेंगे, हमने 3 से कैलकुलेट किया, 16 बार में ये कैंसिल होगा, 16 3 48 और 17 बार में ये, क्योंकि 17 3 51। आप और कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से हमने कैलकुलेट किया, 4 दूना 8 और 4 से 52 को कैंसिल करेंगे 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 221। तो जब एक पत्ता बादशाह का मिलेगा उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 32/221। नाउ प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होने का क्या मतलब है? दोनों पत्ते बादशाह के मिलेंगे आपको, दोनों पत्ते बादशाह के हैं तो x की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब है कि दोनों पत्ते बादशाह आपको मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने दोनों पत्ते, बेटा इनको देखिए और बताइए दोनों पत्ते आपको बादशाह के कब मिलेंगे। क्या वो दोनों पत्ते जब यहां से निकालेंगे तो दोनों बादशाह मिलेंगे, या जब दोनों पत्ते यहां से निकालेंगे तो बादशाह मिलेंगे? तो सभी बच्चों का यही सोचना है कि जब दोनों पत्ते यहां से निकालेंगे तो दोनों बादशाह आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों इन 4 से निकाले गए हैं, तो कुल 52 में से 2 निकले हैं, लेकिन जो 2 पत्ते बादशाह आ गए हैं वो यहां से निकालने से आए होंगे, तो 4 में से 2 निकाले गए होंगे, 4C2 किए गए होंगे। 4C2 के लिए 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51। हम चाहें फिर से वही अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं, अब आप समझते हैं इसलिए मैंने यही कर दिया है। अब इसको फिर से सॉल्व करिए। 3 से इसको काटेंगे 17 बार में, 17 3 51। 4 से इसको काटेंगे 13 बार में, 13 चौके 52, ऊपर कितना 1 1, तो 1 अपॉन 13 इंटू 17 221।
इस तरह से हमने देखा कि x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। अब बेटा हम इन प्रोबेबिलिटीज से इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, इनके प्रायिकता बंटन बना सकते हैं। तो क्या बनेगा प्रायिकता बंटन, उसको हम आपको दिखाते हैं। अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, अतः अभीष्ट प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बेटा सभी लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है और इस टेबल पे हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा उसकी प्रोबेबिलिटी का। और यहां पर क्योंकि 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं, सो आई विल हैव टू मेक ओनली 3 बॉक्सेस हियर। x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 0, 1 एंड 2 और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमने अभी अभी फाइंड की है। x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 188 अपॉन 221। x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी है 32 अपॉन 221, 32 अपॉन 221। x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 221, 1 अपॉन 221। आप अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से ये चेक कर सकते हैं कि यहां तक का आपका क्वेश्चन सही है या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है। कैसे चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम आप सभी लोग जानते हैं 1 आना चाहिए। तो आप जोड़ के देखें, हर तो बराबर है, अंशों को जोड़ लेते हैं 188 प्लस 32 प्लस 1, 8 2 10, 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 18 3 21 और 1 22। तो बेटा देखो अंश कितना आया 221, हर कितना है 221। आप सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1। इससे हमको क्या पता लग गया कि हमारा अब तक का जो कैलकुलेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मैं इसको साफ कर दूंगा। अब मुझे इनका माध्य चाहिए, प्रसरण चाहिए और मानक विचलन चाहिए। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे माध्य, प्रसरण और मानक विचलन। सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं वो कैलकुलेशन मैं माध्य के लिए करूंगा। माध्य यानी कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के मदद से, उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कहा जाता है। आपको बेसिक में बताया गया है क्या वैल्यू होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं बार बार इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आप सब लोग समझते हैं क्या करना है। यादृच्छिक चरों को उनके संगत प्रायिकताओं से मल्टीप्लाई करवा के जोड़ देना रहता है। इस पे मैं शॉर्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, सम ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। क्या करना है, एक्स रैंडम वेरिएबल्स और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए सबको। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो हमने बेटा जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 188 अपॉन 221 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 221। कैलकुलेट करिए, ये 0 हो जाएगा, ये 32 अपॉन 221 प्लस ये 2 अपॉन 221। 32 प्लस 2 दिस विल बिकम 34 अपॉन 221। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का मीन निकल के आ गया। कितना मीन आया बेटा, 34 अपॉन 221। दिस इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, अब माध्य हो गया। माध्य के बाद मैं देख रहा हूं कि प्रसरण मुझको चाहिए, उसके लिए मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर
multiplied by probability of xi where I starts from 1 and goes up to n means जितने भी रैंडम वेरिएबल्स है सबके स्क्वायर को उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद सबका सम कर दीजिए। ओके, तो 0 स्क्वायर इंटू 188, 0 स्क्वायर इंटू 188 अपॉन 221 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 221। आप इसे सॉल्व करिए तो बेटा ये टर्म तो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 32 अपॉन 21 221 तो 32 अपॉन 221 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 अपॉन 221 32 प्लस 4 दिस विल बिकम 36 अपॉन 221। ये e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन वेरी इजिली सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल। सो वेरी फर्स्ट आई विल हैव टू फाइंड द वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्रसरण, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे प्रसरण। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। बेटा फॉर्मूला आपको बताया गया है, फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको प्रसरण की वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बेटा ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 36 अपॉन 221, 36 अपॉन 221 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स की वैल्यू 34 अपॉन 221, 34 अपॉन 221 और उसका क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। मैं कैलकुलेट अब नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पर कि वो सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका स्क्वायर करना और इसमें से इसको माइनस कर देना एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यहां से कैलकुलेट होकर आपका वेरिएंस आ जाएगा। और जैसा कि मैं इसका आंसर देख रहा हूं एग्जांपल में कि वेरिएंस का आंसर आएगा 6800 अपॉन 221 होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम मानक विचलन पता लगाना चाहते हैं तो मानक विचलन के लिए कर लेते हैं। अब मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट सिग्मा एक्स से करते हैं। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स आपने निकाला है 6800 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 221। इसी का आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, इसी का आपको वर्गमूल ले लेना है। तो अंडर रूट 6800 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 221। इसमें से आप तो जानते ही हैं 100 जो है 100 का स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं 10, और इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट की वजह से इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन 221। 10 यहां से 100 का स्क्वायर रूट 221 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 221। अब अंदर 68 बचेगा, आपको 68 का स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी आएगा उसको इससे सॉल्व करा लेना है और इस तरह से आपको मानक विचलन पता लग जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं कि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करिए। और अगर कैलकुलेशन में जरा सी भी प्रॉब्लम होती तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये आपका रहा इसका। हाँ, मैं आंसर चेक करके बता देता हूं। इसका आंसर बेटा मैं देख रहा हूं, इसका आंसर रहेगा 0.37 लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.37 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। आपने देखा कैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 29 का मीन भी फाइंड किया। मीन कितना आया था
34/221। हमने वेरिएंस भी फाइंड किया 6800 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 221, और हमने उसका मानक विचलन भी फाइंड किया इस फॉर्मूले से, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 0.37। तो ये एग्जाम्पल के 28 और 29 नंबर क्वेश्चंस थे। इसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे एंटर कर जाएंगे। तो क्यों ना एक सवाल हम एक्सरसाइज का कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है और वो सिर्फ 5 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक सवाल एक्सरसाइज का भी कर लेते हैं। आप प्लीज इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कहीं भूले नहीं इसे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, और अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 13.4। अभी तक हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, इसका सारा का सारा बेसिक पढ़ा, और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नाउ हम लोग 13.4 एक्सरसाइज में आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बेटा आप सभी की बुक्स में है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान सुनिए। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से, हमें 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और हर पार्ट में एक एक प्रायिकता बंटन बना के दिया गया है। एक एक प्रायिकता बंटन का मतलब है एक एक टेबल बना के दी गई है। इसमें याद रखिए चर भी लिखे हुए हैं और उनके संगत प्रायिकताएं भी लिखी हुई हैं। प्रायिकता बंटन आप समझते हैं। तो 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स में एक एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन की टेबल बना के उन्होंने दी है हमको। आगे लिखा है, कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। कौन सा एक उसमें संभव नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी आपको लिखना है। पहला क्या बना हुआ है, पहले में यादृच्छिक चर x, प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये 0, 1, 2, 0.4, 0.4, 0.2 चेक करते हैं। हम 2 रूल्स चेक किया करेंगे हमेशा। पहली चीज, एक तो क्या चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। आप सब लोग जानते हैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से ज्यादा और 0 से कम नहीं हो सकती। तो 2 बिंदु आपको चेक करने रहेंगे कि कहीं किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव तो नहीं आ रही है। दूसरी क्या चीज आपको चेक करनी है, दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 है या नहीं है। ये रूल आपको बताया गया है कि सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 1। तो ये 2 बातें बेटा आपको चेक करनी है। पहली बात क्या चेक करनी है कि कहीं आपके रैंडम वेरिएबल में से किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है तो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। और क्या सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है या नहीं है। 1 है तो पॉसिबल है, 1 नहीं है तो इम्पॉसिबल है। अब इसमें आप चेक करिए 2 बातें। पहली बात हमने चेक की, किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। तो यहां से तो हमारा क्वेश्चन पार हो गया, अभी तो ठीक है। अब इन सबको जोड़ करके देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने जोड़ा 4, 4, 8 to 10, 1.0, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ठीक है। तो दोनों शर्तों को हमारे इस क्वेश्चन ने फॉलो किया। इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। आपको पता लगाना है यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप गौर करिए, x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं यहां लिखता हूं 0, 1, 2, 3 एंड 4।
प्रोबेबिलिटीज हैं 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 एंड 0.3। बेटा आप देख सकते हैं पहली नजर में ही मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटीज जब मैंने चेक किया तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल 3 के संगत प्रायिकता का मान नेगेटिव है, जो कि असंभव है। इसका मतलब है ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि इसमें दी गई एक प्रायिकता नेगेटिव है, जो कि असंभव है। तो हमने पॉसिबल है या नहीं है यह भी पता लगाया, और उत्तर का कारण क्या है? क्योंकि यादृच्छिक चर 3 के संगत प्रायिकता का मान ऋणात्मक है, जो कि असंभव है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको चेक करते हैं। थर्ड पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट था और ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ओके, थर्ड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में y को रैंडम वेरिएबल लिया है और प्रोबेबिलिटी आप y ले रहे हैं 1 2 3 -1 0 एंड 1 0.6 0.1 0.2। पहला पॉइंट चेक करेंगे कि कहीं प्रोबेबिलिटी निगेटिव तो नहीं है, तो हमने देखा कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन है एक शर्त को तो फॉलो कर गया। दूसरा, क्या सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल है? करके देख लेते हैं। 6 1 7 7 2 9, इट इज ओनली इक्वल टू 0.9। ये 1 के इक्वल नहीं है, इट मींस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? उत्तर का कारण पता चला आपको। प्रोबेबिलिटी कोई नेगेटिव नहीं है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आ रहा है, यहां हमारी कहानी बिगड़ गई है और इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा। रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं का योग 1 नहीं है, इसलिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं हो सकता। ओके, फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं, लास्ट जस्ट 2 मिनट्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम वेरिएबल z और प्रोबेबिलिटीज 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें जो रैंडम वेरिएबल्स हैं 3 2 1 0 -1, प्रोबेबिलिटी 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। अब फिर से इसको चेक करिए और बताइए कि ये पॉसिबल है या नहीं है, यस या नो। थोड़ा सा देखें, पहला पॉइंट चेक करिए, क्या कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं आ रही है? तो हमने चेक किया, हमने देखा जितनी भी प्रोबेबिलिटीज यहां पर यादृच्छिक चरों के संगत दी हैं। देखिए, यादृच्छिक चरों का नेगेटिव होना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यादृच्छिक चर का नेगेटिव होना यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव होना हमारी प्रॉब्लम है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, हमारी पहली शर्त फॉलो हो गई, तो इससे तो पार हो गए हम। अब दूसरी शर्त क्या है कि क्या सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर है? तो जोड़ के देख लो, 3 2 5 4 9 1 10। बेटा यहां तक का सम 1 हो गया। अब इसके आप बाद जोड़ेंगे तो पूरा इसका जो सम मिल रहा है 1.05 मिल रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो हमारी शर्त क्या थी कि इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए था? 1। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इन सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर नहीं है, अतः ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा, आपको बस 2 शर्तें चेक करनी है। पहली शर्त, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त, सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 13.4 का एक क्वेश्चन भी कर लिए और आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2
पार्ट 3 और पार्ट 4 ये पॉसिबल नहीं है, पार्ट 1 केवल पॉसिबल है। और इस तरह से 13.4 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में बस इतना ही रख लेते हैं। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से हम फिर से सॉल्व करेंगे आगे। तब तक आप भी ट्राई करते रहिए। तो आज हम इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।